हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ फर्स्ट 15 डेज ऑफ न्यू बॉर्न बेबी। वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से हमें उनको समझना पड़ता है, किस तरीके से उनका ख्याल रखना होता है फर्स्ट 15 डेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको थोड़ी बहुत बेनिफिट मिल सके मेरे अपने एक्सपीरियंस से। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सभी बेबीज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंटली रिएक्शन देते हैं। तो जो मदर होती है वो एवरी स्टेप उनका लर्निंग ही होता रहता है, चाहे बच्चे कितने भी बड़े हो जाए। तो ये न्यू बॉर्न बेबी के केस में आपको बेबी को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके उन्हें समझना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिएक्शन करना होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जिससे कि कुछ कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ है जिसके बारे में अगर कोई न्यू बॉर्न मदर जो है अगर वो पहले से अवेयर रहेंगी तो उन्हें ये जो जर्नी है उसे समझने में और उसे अच्छी तरीके से मैनेज करने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। नॉर्मल डिलीवरी के 1 घंटे के बाद से ही मिल्क फीड करना उन्हें ज़रूरी हो जाता है, लेकिन सी सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा क्योंकि सी सेक्शन हुआ है तो मैं फर्स्ट 12 आवर्स उसे मिल्क नहीं दे पाई थी, तो बेबी फॉर्मूले मिल्क पे रहा था जो कि उसे नर्स फीड कर रही थी। उसके बाद में आफ्टर 12 आवर्स फिर मैं उसे फीड देना स्टार्ट किया, तो फिर उसने कभी भी बाहर का कोई भी मिल्क नहीं लिया है। बट ये भी डिपेंड करता है मदर टू मदर सिचुएशन में, किन्हीं का हालत अगर थोड़ा सा अच्छा है और वो फीड कर सकती है तो सर्जरी के सारे प्रोसेस हो जाने के बाद भी वो अपने बेबी को फीड कर सकती हैं, पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ था। बेबी जो है वो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं, सोना और रोना, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं। पर इन केस अगर आप समझ पाती हैं कि वो रो रहा है किस वजह से, क्योंकि बहुत सारे बेबीज को जब तक उन्हें डिस्कम्फर्ट नहीं होता तो वो जो न्यू बॉर्न बेबी बस सोते रहते हैं, वो काफ़ी टाइम सोते हैं, 24 आवर्स में एटलीस्ट वो 18 आवर्स सोते रहते हैं। लेकिन जब भी उन्हें भूख लगती है या फिर उन्हें पॉटी आई होती है या फिर किसी अलग तरीके का जो डिस्कम्फर्ट होता है तभी ही वो ज़्यादा रोते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं तो बेबी को रोने की वैसी नौबत नहीं आएगी। स्लीपिंग बेबी की ज़रूरत है और ये उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ का। तो लेकिन कुछ बेबीज अपोजिट भी होते हैं, तो वो कभी नाइट में सो जाते हैं, कभी डे में सो जाते हैं। कभी कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो नाइट में पूरा टाइम जागते रहते हैं और डे में वो सोते रहते हैं। तो इस तरीके से बेबीज टू बेबीज डिपेंड करता है, पर उनका वो अपना सोना काफ़ी कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे ही बेबी आते हैं इस दुनिया में उनको फीडिंग की ज़रूरत होती है, भूख लगती है। तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर मदर को ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो एडवाइस मिलेगी अगर आप फर्स्ट टाइम मदर हैं तो वो बहुत अलग अलग तरीके की मिलेगी। मुझे जो एडवाइस मिली है, जैसा मैंने किया है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। कि मैंने जब बेबी को फीड करना होता है तो मुझे डॉक्टर ने बोला था कि 1 ब्रेस्ट में आपको कंप्लीट फीड करना है, जब तक कि उसका वो जो मिल्क है आपको लगे कि पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए, देन आपको स्विच करना है अदर ब्रेस्ट में। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, आधे आधे घंटे पे चेंज करना है। लेकिन डॉक्टर ने जो रीज़न बताया था उसमें उन्होंने बोला था कि एक होता है 4 मिल्क और एक होता है हिंड मिल्क, जो कि आपको आधे घंटे तक जो आता है वो 4 मिल्क होता है, यानी कि फर्स्ट 15 आवर या आधा घंटे जो भी, और उसके बाद जो आता है वो होता है हिंड मिल्क। तो आपको जो हिंड मिल्क है वही बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए आपको एक ही ब्रेस्ट में आपको पूरा कंप्लीट एक टाइम का फीड आपको वहीं से करना है। फिर उसके बाद में बेबी होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग से ही फीड लेना नहीं आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं, सीखते हैं फीड लेने के लिए। तो जो लीचिंग प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बेबी किस तरीके से फीड कर रहे हैं। तो जो ब्रेस्ट होता है उसका जो बिल्कुल ही आगे वाला पार्ट अगर बेबी अपने मुंह में लेंगे तो उन्हें मिल्क नहीं मिलता है, और जब तक कि वो फ्लो होना स्टार्ट, एक बार अगर जो न्यू बॉर्न मदर होती है अगर एक बार मिल्क जो है फ्लो होना स्टार्ट हो गया तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। पर फर्स्ट फीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मदर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब पेन भी हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा होता था जब उसने फर्स्ट टाइम मिल्क लेना स्टार्ट किया था तो मिल्क भी नहीं आता था, तो काफ़ी 1-1 2-2 घंटे तक वो फीड करता रहता था क्योंकि उसका पेट नहीं भर पाता था बेबी का।
और उस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन भी होता था, लेकिन वो जो पेन होता है उसे अवॉइड करना ही पड़ता है, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से मिल्क अपना फ्लो करेगा और उसके बाद में बेबी आराम से मिल्क पी सकते हैं। फिर है बेबी को होल्ड करने का तरीका। बेबी को होल्ड करने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फीड करते वक्त में। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप बिल्कुल ही ऐसे झुक के उन्हें फीड ना कराएं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और वीडियो बनाया है जो कि फर्स्ट 15 डेज ऑफ न्यू बॉर्न मदर, तो उन्हें किस तरीके से ख्याल रखना है अपना, तो इस बारे में मैं मदर के पर्सपेक्टिव से बात नहीं करूँगी, सिर्फ बेबी के बारे में बात करूँगी। बेबी को इस वक्त में मदर का क्लोजनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और स्किन टू स्किन जो टच होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बेबी का जो ग्रोथ है और उसके सारे इन्फेक्शन फर्स्ट उनका फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट मिल्क से, और सेकेंड मदर के टच से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उन्हें अपने आप को रिकवर करने में और उनके ग्रोथ में। इस वक्त पे बहुत से रिलेटिव आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो कि बेबी को होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट 15 डेज हमारा को ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, मतलब जो आपका हेल्प कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, उनके अलावा बेबी को बहुत ज़्यादा लोगों के हाथों में ना दिया जाए। BCG का टीका न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सेकेंड डे पे ही लगता है, किसी किसी बेबी को फर्स्ट डे पे भी लग जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ टाइमिंग। तो जब वो उसे BCG का टीका लगा था मेरे बेबी को, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो गया था रात भर। एक्चुअली इवनिंग में उसे जब टीका लगा तो वो रात भर नहीं सो पाया, और रात भर उसके फादर जो थे वो अपने ऐसे कंधे पे रख के उसे घुमाते रहे थे। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट उसे हो गई थी उस वक्त। उसके बाद में किसी भी मेडिसिन में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ जितना कि BCG मेडिसिन में हो गया था। तो इस तरीके से किसी किसी बच्चे को डिस्कम्फर्ट नहीं भी होता है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम में तो हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा केयर जैसे सेकना वेकना इस सब की भी सलाह जो डॉक्टर ने नहीं बोला था, तो बस उसे हम कंफर्ट करते रहे थे कि गोदी में लेके नैप वगैरह, मतलब इधर से उधर घूमना फिरना। तो वो मतलब पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है, लेकिन अब ये टाइम है जिसे तो बिताना ही है और ये करना ही पड़ता है। बेबी फीड ले रहा है, लेकिन बहुत सी मदर को कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। तो ये जानने का सबसे आसान तरीका है बेबी के कंफर्ट लेवल्स। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो उसका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, वो अच्छे से स्लीप करेंगे, और उसके बाद में उनका यूरिन पास करने कम से कम दिन भर में 4 से 5 बार फर्स्ट डे पे उनका, मतलब फर्स्ट कुछ दिनों तक में उनका ज़्यादा वो यूरिन नहीं पास करते, उतने टाइम तक यूरिन पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डॉक्टर ज़रूर बताएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि जब बच्चे को भूख लग जाती है तो वो रोने लगते हैं। नहीं, मेरे केस में मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा कि बेबी रो रहा है भूख से, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले वो एक साइन देता है, तो क्योंकि फर्स्ट कुछ दिनों तक में हमें और एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं होता, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी ध्यान से अपने बेबी को देखना स्टार्ट किया। मेरा भी फर्स्ट बेबी है, तो मैंने पहले से भी कुछ रिसर्च वगैरह कर रखे थे, यूट्यूब से बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह सुना था, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था इस बारे में। तो देखती थी तो वो एक साइन देता था पहले, जैसे कि वो सो रहा है, तो अगर उसे नींद भी आई होगी तो भी उसे अगर भूख लग रही होगी तो वो क्या करेगा कि इस तरीके से साइड में करके अपना, और सबसे पहले अपना माउथ ओपन करके वो मिल्क को ढूंढते हैं। इसे बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो लेकिन जब मतलब थोड़े हम बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं कि उन्हें मिल्क चाहिए, और फिर वो रोना स्टार्ट कर देते, तो फिर हम उन्हें देखते। लेकिन सबसे पहले वो साइन देते हैं। तो बेबी को अलग से, मतलब बिल्कुल ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होकर रोने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए शुरुआत में। इतना आपको, अगर इन सारी बातों के बारे में अगर आपको पहले से नॉलेज होगी तो आप ज़रूर ध्यान दे पाएंगे, ताकि बेबी एक्स्ट्रा ऐसे बार बार रोते ना रहें। आतिश को मैंने देखा था कि जब वो सो रहा होता था तो वो पू या पी बहुत ज़्यादा नहीं करता था, लेकिन जब वो जाग रहा होता था तो वो काफ़ी बार बार वो पू और पी पास करता था। लेकिन इस वक्त में हमने उसे
1 वीक तक कंप्लीट क्लोथ नैपी में रखा था। उसके बाद में नाइट में उसे डायपर पहनाना स्टार्ट की थी। उसके बाद में करीब 15 डेज या 20 डेज के बाद में उसे कंप्लीट डायपर में शिफ्ट कर दिया था। अगर हम डायपर डे 1 से भी पहना देते तो प्रॉब्लम कुछ भी, डायपर पहनाने में प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप केयरफुली डायपर पहना देते हो उसे तो उन्हें डे 1 से ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो डायपर को एकदम मतलब इस तरीके से समझ लेते हैं कि डायपर हमने पहना दिया तो हमारा काम एकदम फिनिश, जब तक कि डायपर पूरा पीछे से ना भर जाए, आगे से ना भर जाए, वो डायपर खोलने का नाम ही लेते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि लेकिन अगर आप डायपर पहना भी रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन पर अगर हम ये सोचने लगे कि अगर इसमें हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए तो बार बार हमें डायपर नहीं बदल सकते, तो उससे बेटर है कि आप क्लोथ नैपी ही पे ही रखिए बच्चे को और उसे प्रॉपर ध्यान देते रहिए कि अगर उसने पी किया है तो तुरंत के तुरंत विदिन अ सेकेंड हम उसे चेंज कर दें। अगर उसने पू किया है तो तुरंत के तुरंत हमें उसे चेंज करना ज़रूरी है, अदरवाइज इन्फेक्शन अगर आप डायपर में नहीं भी रख रहे तो भी उसे हो सकती। जब भी आतिश ने पूप किया स्टार्टिंग में तो मैंने क्या किया कि वाइप्स तो हमने खरीदा था, वेट वाइप्स, लेकिन उस वाइप को हमेशा पानी में पहले भिगोती थी और उसके बाद ही उसका एरिया को क्लीन करती थी। नहीं तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि उसमें जितने भी जो केमिकल्स वगैरह डले हुए होते हैं उसको वेट कर रखने के लिए, तो हो सकता है कि उससे थोड़ी एलर्जी हो जाए, क्योंकि अभी बिल्कुल ही न्यू बॉर्न है और इसे किसी भी तरह का केमिकल एक्सपोजर इसके जो स्किन को नहीं हुआ है। तो इस वजह से वाटर से पहले धो करके ही उसे यूज़ करती थी। फिर अदरवाइज अब मतलब जो मैंने सॉफ्ट हैंकी जो आते हैं बिल्कुल सॉफ्ट जो रहते हैं फर टाइप के, वो खरीद रखा था काफ़ी सारा 4-5, और उसी से उसका जो डायपर एरिया है उसे क्लीन करती थी पी और पुप के बाद भी। आजकल बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो न्यू बॉर्न के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे कि ममा अर्थ मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन मुझे स्टार्टिंग से पता नहीं था तो स्टार्टिंग से मैंने हिमालय और जॉनसन ही यूज़ किया था। फिर जब मुझे धीरे धीरे पता चला तो मैं कंप्लीट ममा अर्थ पे स्विच कर गई। तो आप शुरू से ही इसी पे ले सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ही केमिकल फ्री होता है, प्लांट बेस्ड सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो ये उतना ज़्यादा एलर्जी नहीं करेंगे, मतलब केमिकली जो रैसेस आते हैं उस तरीके से नहीं आएंगे। बच्चे को जब भी फीड कराते हैं तो उसे डकार लेना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज बहुत से बेबीज इस वक्त में जब भी वो फीड करते हैं तो वो वॉमिट करते हैं। वॉमिट करना बहुत ही कॉमन है बहुत सारे बच्चे में, लेकिन मुझे याद नहीं है कि आतिश ने एक बार भी वॉमिट किया हो, क्योंकि मैंने सारे जो स्टेप्स होते हैं मिल्क के बाद में उसे बैठ के मिल्क देना, कभी भी स्टार्टिंग से मैंने उसे सो के मिल्क नहीं दिया है। हाँ देती थी, जैसे कि वो काफ़ी देर तक मिल्क लेता रहता था तो क्या होता था कि शुरुआत में जब मिल्क का जो फ्लो होता है तो उस वक्त में उसे बैठ के, अब बेबी को अगर आप बैठे भी हो तो बहुत से लोग बोलेंगे कि बेबी तो सो ही रहा है, बेबी को इस तरीके से सुलाना नहीं है, नहीं तो फिर कोई मकसद नहीं रहता है। जैसे आपका जो बेबी का है वो कम से कम इस तरीके से 30 डिग्री में कम से कम उसका सर होना चाहिए ऊपर की तरफ, तभी ही वो जो मतलब अच्छे से वो बर्प भी करेंगे और वॉमिट करने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा जब वो मिल्क पिएंगे। तो मसाज और रैसेस ये दोनों एक ही साथ आते हैं न्यूबॉर्न बेबी को, क्योंकि अगर हमने गलती से भी गलत ऑयल का चूज़ किया उनके मसाज के लिए, या फिर ऑयल को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा रखा, तो उनके जो स्किन है वो उस चीज़ को एडजस्ट नहीं करेगा और फिर उसे रैसेस आ जाएगी पूरे स्किन पर। तो इस बात का केयरफुली ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमें ऑयल का चुनाव किस तरीके से करना है। बेबी के मसाज के कई तरीके हैं, मैंने भी बताए हैं बेबी का मसाज किस तरीके से करना है, और भी बहुत सारे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपको पता नहीं है तो आप उसे जाके देख सकते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं बेबी के मसाज के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट एक मैं बात करना चाहती हूँ टेम्परेचर की। बेबी को किस टेम्परेचर में रखें ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। एक बार करीब करीब मार्च का टाइम पे मैंने देखा था एक बेबी को पूरा स्वेटर टोपी मतलब एकदम उलेन का पहना करके और गर्म शॉल में लपेट करके रखी हुई थी उनकी मदर,
और बेबी डिसकम्फर्ट से इस तरीके से पूरा फ्रस्ट्रेशन से पूरा रो रहा था, चिल्ला रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा क्रैंकी वो हो जा रहा था। लेकिन मदर को इस बात से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इसे प्रॉब्लम क्यों है। तो मेरा बेबी क्योंकि सितंबर में उसका बर्थ हुआ था, तो उस वक्त थोड़ी गर्मी होती है। तो गर्मी के दिनों में भी अब क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी है, नॉर्मल उस टाइम एसी वगैरह चलाना पड़ता है, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि उसे ठंडी लगेगी या गर्मी लगेगी, तो एसी चलाएं, फैन चलाएं, क्या चलाएं। फर्स्ट डे पे कुछ समझ में नहीं आया, तो हमने कभी एसी बंद किया, कभी गर्मी लगी तो चलाया, कभी कुछ तो इस तरीके से करना पड़ा। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि जब बेबी का बर्थ होता है और उनको वो इंस्पेक्शन के लिए रखते हैं, तो बेबी कितने टाइम के होते हैं, मतलब 1 घंटा 1 मिनट के जो बेबी अगर हुए, अगर उनका बर्थ 1 मिनट पहले भी हुआ है, तो उनको नहला धो करके उन्हें इंस्पेक्शन के लिए रखते हैं आईसीयू में। तो वहां पे एसी चलता है उस वक्त में, तो आप सोच, और बेबी आराम से कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसीलिए आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बेबी को ठंड लग रही होगी। अगर ठंड लग रही होगी तो बेबी सो नहीं पाएंगे, उन्हें थोड़ा सा क्रैंकीनेस टाइप का हो जाएगा, तो आप उन्हें समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, फिर भी एक कॉटन टॉवल या फिर जो आते हैं स्वेटर वगैरह, नरम कपड़े आते हैं, उस तरीके से आप उन्हें रखिए। अगर जैसे मदर का टेम्परेचर से काफी ज्यादा रिलेटेड होता है, मदर को किस तरह फील हो रहा है, मदर को ठंडी लग रही है, क्योंकि शुरुआत में मदर को ठंड लगना एक बहुत ही मतलब नॉर्मल है, क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड लॉस हुआ होता है ऑपरेशन में या नॉर्मल डिलीवरी में भी। क्यों, किसी भी पर्सन को उतने ज्यादा ब्लड लॉस होने के बाद में ठंड लगती है, लेकिन बेबी के साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो वाटर से निकल रहे होते हैं और अंदर का टेम्परेचर जो पेट के अंदर वो थोड़ा थोड़ा गर्म होता है। तो इसीलिए उन्हें कुछ देर तक गर्म कपड़े में रखने की जरूरत होती है, कुछ दिन तक। अब क्योंकि गर्मी का दिन है, तो एकदम ही गर्म कपड़े में लपेट के उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने बेबी को ऑब्जर्व कीजिए, आसपास के लोगों से पूछिए, बेबी का कंफर्ट लेवल चेक कर सकते हैं कि वो कैसा है, क्रैंकी तो नहीं हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि एसी में या फैन में, कूलर में बच्चे को रखें या ना रखें गर्मी के दिनों में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एसी में रखेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी। एटलीस्ट मैंने तो देखा है कि जब भी मैं आती इसको कूलर में रखती हूँ, तो हवा वहाँ पे से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट आती है, और कूलर से थोड़ा बहुत पानी वगैरह का, तो उसे बहुत मतलब उसका तबीयत थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है, कोल्ड एंड कफ हो जाता है। लेकिन जब हम एसी में रखते हैं तो एसी का टेम्परेचर हमेशा ही मीडियम रहता है। जैसे 22 से स्टार्ट होता है, तो हम ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से उसे रखें। कभी भी हमने एसी का टेम्परेचर पूरा 22 से 18, 16 ऐसे कभी भी नहीं रखा है, हमेशा 28, 29 गर्मी के दिनों में भी रखा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अगर उसे ज़्यादा ठंडी लग रही है, ज़्यादा ठंडी लगने का तो नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा ठंडी लग रही है एसी में, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एसी को एकदम चला करके रूम को पूरा चिल कर दिया और रजाई कंबल ऐसे लेकर के बेबी को भी सुला दिया। तो इससे बेटर है कि आप एसी का टेम्परेचर उतना ही रखें जितना कि ये कंफर्टेबल, जैसे 25, 26, 27, आप अपने कंफर्ट के लेवल के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर रखिए, जिसकी वजह से बेबी बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट हो गर्मी के दिनों में। ठंडी के दिन की बात करती हूँ तो उसे लेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अंदर में ऐसे जो बहुत ही एक्स्ट्रा, अगर मान लीजिए कि आप नॉर्मल जैसे मिडिल क्लास फैमिली से भी अगर कोई लेडी बिलोंग करती हैं, तो जो इनर उनका जो क्लॉथ होता है उसको आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ही खरीदना चाहिए। बाकी चीज़ों में आप थोड़ा कम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वो कपड़े जो बेबी के स्किन को टच करते हैं वो एकदम अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सर्दी के टाइम पे हम लेयरिंग करके पहनाते कपड़े, तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, कम से 2-3 लेयर तो हो ही जाते हैं। और ऊपर से अगर न्यू बॉर्न है तो उन्हें हम चादर में लपेट देते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो उन्हें अंदर में गर्मी थोड़ी सी होती रहती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जैसे बड़े लोग जो बुजुर्ग होते हैं उनकी टेम्परेचर के बारे में, और जो स्मॉल बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके टेम्परेचर के बारे में, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें ज़्यादा ठंडी लगती है हर दिनों में, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो थोड़ा एक्टिव रहने की वजह से उन्हें गर्मी ही लगती रहती है। ठंड के दिनों में भी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है
जितना कि हम समझते रहते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने बच्चे को समझना है और उनको टेम्परेचर के हिसाब से उसी तरीके से उनको कपड़े रखने हैं और हमारा जो घर का टेम्परेचर है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है अपने बच्चे को समझकर। बाथ, बेबी को बाथ देना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी न्यूबॉर्न मदर जो है वो बिल्कुल खुद नहीं करना चाहती हैं। और क्योंकि बेबी बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, वो छोटे जब रहते हैं तो उन्हें हम कैसे पकड़े, कैसे नहलाएं, मसाज तो एक बार को फिर भी चलेगा, लेकिन बाथिंग के टाइम पे कहीं उनके कानों में पानी ना चला जाए, आंखों में ना चला जाए, बहुत सारी चीज़ें होती है कि वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो इसके लिए हमें एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैं प्रोसेस की मेथड के बारे में नहीं बात करूंगी कि किस तरीके से उन्हें बात करना है। मैं बस बात करूंगी कि उन्हें कब कब बात देनी है, कैसे क्लीन रखना है, क्योंकि फर्स्ट 15 डेज के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। शुरू में तो जो भी होता है वो डॉक्टर क्लीन वगैरह करके वो हमें बेबी को दे देते हैं। फिर हमें क्या करना होता है कि जैसे कि बेबी को मसाज स्टार्ट हो गया है, वो मिल्क लेता है, वो पो और पे बहुत ज़्यादा टाइम मतलब हर टाइम करता रहता है, तो इसीलिए उसे कपड़े चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें क्लीन रखना ज़रूरी है। और बहुत सारे बेबीज़ का जो मसाज होता है जो कि नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, उन्हें एक से दूसरे दिन के अंदर में मसाज स्टार्ट हो जाती है। तो फिर क्या करना होता है कि अगर हम मसाज करते गए उन्हें बाथ नहीं दिया, उनके स्किन से ऑयल नहीं निकाला, तो फिर लेयर जमते जमते उन्हें ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी कि फिर आपको डॉक्टर के पास में भागना ही है। उससे बेटर है कि हम एक पहले से ही प्रिवेंशन अपनाएं, जिसकी वजह से हमारे बेबी को इतनी प्रॉब्लम हो ही नहीं। तो कम से कम दिन भर में जितने बार उसका मसाज होता है उतने बार आपको स्पंज बाथ देना ही देना है उसे। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी तो हमने ऑयल लगा दिया तो फिर अब ऑयल को अंदर जाना होगा, सूखना होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। बेबी को मसाज हम ऐसे ऐसे करके छोड़ नहीं देते, उन्हें मसाज तब तक किया जाता है तब तक कि वो ऑयल अंदर ऑब्जर्व हो जाए। थोड़ा देर तक ही हम लोग उन्हें मसाज देते हैं, तो ऑयल ऑलरेडी अंदर ऑब्जर्व हो गया है। उसके बाद क्या करना है, स्पंज बाथ उनको जरूर कराना है। दिन में जितने बार उनको मसाज होता है उतने बार, एटलीस्ट अगर आप उतने बार नहीं है कंफर्टेबल या ठंड का टाइम है तो 2 बार तो जरूर मॉर्निंग में और इवनिंग में, अगर आप उन्हें नॉर्मल बाथ नहीं दे रहे हैं तो। स्पंज बाथ करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी तरीके के जो सॉफ्ट फर वाले जो हैंकीज आते हैं वो रख सकते हैं, या फिर जो नॉर्मल कॉटन के सॉफ्ट कपड़े आते हैं जो मुस्लिम क्लॉथ होते हैं वो आप रख सकते हैं। उसके बाद में हल्का सा वार्म वाटर करके और फिर उन्हें उसमें डिप कर करके और अच्छे से उसका ऑयल पूरी तरीके से हर एरिया से, करीब करीब वैसे एरिया जो छुपे हुए होते हैं जैसे कि अंडर आर्म से या फिर उनके जो टक्के होते हैं वहाँ से, उनके डायपर एरिया से, उनके कानों के इस एरिया को बहुत ज़रूरी है साफ़ करना। ये सारे जो एरियाज होते हैं उनको, उनके आईज एरिया, नोज एरिया, आईज के अंदर से नहीं बाहर, ये सारी चीज़ें साफ करना बहुत ज़रूरी होता। अब उनका सर यानी कि उनका हेयर क्लीन करना कितना ज़रूरी है, आप खुद ही सोचिए कि दिन भर में जितने बार हम लोग उसे ऑयल मसाज करते हैं उतने बार उसके सर पे ऑयल जाता है, तो कितनी प्रॉब्लम होती है एक बच्चे को कि बार बार उनके सर पे आप डालते जाओ और पानी से उसे क्लीन ही ना करो। तो बेटर यही होता है कि अगर कोई खुद करना चाहते हैं तो आप एक अच्छे बाथ टब में इन्वेस्ट कीजिए। मैंने भी किया है और उसमें बात कराना बेबी को एकदम मतलब बहुत आसान है। इतना आसान है कि आजकल के इक्विपमेंट जो थोड़े बहुत हो गए हैं, जो बहुत सारे इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे इसेंशियल इक्विपमेंट जहाँ पे हमें हमारी जो केयर है उसकी वजह से हम इस तरीके से केयर करें कि बेबी को ज़्यादा डिसकम्फर्ट ना हो, तो वो इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। क्लॉथ तो उसे ज़रूरी है कि उसका चेंज होगा ही होगा। उसका वो कपड़ा जिस पे कि हम उसे मसाज देते हैं वो चेंज होना चाहिए, हमेशा क्लीन होना चाहिए, कम से कम हर दूसरे दिन उसका धुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कहने का मतलब यही है कि
बेबी को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए उसे प्रॉपर बाथिंग अगर आप 15 डेज में कम से कम 2 बार, यानी कि वीक में आप 1 बार प्रॉपर बाथ दे सकते हैं। गर्मी का दिन है तो आप 2 बार भी दे सकते हैं वीक में, मैं बात कर रही हूँ। हाँ, अब स्पंज बाथ देने के बाद में ऐसा नहीं है कि उसे ऐसे ही छोड़ दिए ड्राई होने के लिए, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस वक्त में मैं क्या करती थी कि जैसे ऑयल से तो मसाज हमने किया और उसे पोंछ दिया, फिर उसके बाद में जो क्रीम आता है, बेबी क्रीम, बेबी लोशन जो आते हैं किसी भी कंपनी का आप अपना परचेज कर सकते हैं, उसके बाद में उसे हम नहला दिया, मतलब उसे लगा दिया, और उसके बाद में उसे फिर आराम से कपड़े वपड़े पहना के, और वो तो आराम से सोते ही रहते हैं। फ्रेश एयर और सनलाइट ये कितना इम्पोर्टेंट है किसी के ग्रोथ के लिए, ये कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ख़ास करके जो न्यू बॉर्न होते हैं बेबीज़, उनके लिए धूप का मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि फूड का, मिल्क का मिलना उनके लिए ज़रूरी है, वैसे ही सनलाइट का मिलना भी ज़रूरी है। तो जो बेबी को अगर किसी तरीके की कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है, नॉर्मल बेबी है, तो आप उन्हें दिन में कम से कम बिना कपड़ों के कम से कम मॉर्निंग का धूप तो आप उन्हें ज़रूर ही दीजिए, मसाज के बाद या फिर मसाज से पहले, या फिर कभी भी, मतलब जब भी आपको फुर्सत मिले तभी भी उसे धूप में लेके जाना है, खुद भी बैठना है। बेबी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि फीडिंग की फ्रीक्वेंसी, डॉक्टर ने मुझे बोला था कि हर 2-2 घंटे पे बेबी को फीड कराना ज़रूरी है, पर मेरे केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आतिश सोता था तो कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए वो सोता रहता था, और जब वो फीड करता था तो 1 से 2 घंटे तक वो फीड करता था, मतलब पूरा अपना पेट भर के ही वो सोता रहता था। तो एक बार मैंने क्या हुआ कि दूसरे दिन जब मतलब मैं उसे फीड करना स्टार्ट कर दिया, मिल्क का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद में होना स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या हुआ कि जो वो सो रहा था आराम से नाइट में, तो मैंने देखा 2 घंटे हो गए अलार्म लगा करके, तो फिर 2 घंटे के बाद में मैंने उसे उठाया और फीड कराने की कोशिश की। उसने ना तो फीड लिया, ना ही कुछ अपना नींद खोला, और बस रोया चिल्लाया और सोया भी नहीं बाद में। तो फिर मैंने सोच लिया कि नहीं, 2 से 3 घंटे तक ये सोता है, उसके बाद जब उसे भूख लग जाती है तो ये खुद ही वैसा साइन देना स्टार्ट कर देता है जिससे कि उसे भूख लग रही है और मैं उसे फीड कराऊं। लेकिन बहुत सारे बच्चे अलग अलग होते हैं, तो डॉक्टर भी मतलब वो जनरल एक बात कर देते हैं, हर बच्चे को वो तो नहीं देख सकते, तो इसीलिए 2-2 घंटे पे फीड करना ज़रूरी है ताकि बच्चे भूखे ना रह जाएं। लेकिन अगर कोई बच्चा सो रहा है तो उसे ज़बरदस्ती उठा करके फीड करना, दिस इज़ नॉट द पॉइंट।